हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको एक प्रैक्टिकल चीज बताने वाला हूं सेक्शन 125 सीआरपीसी यानी मेंटेनेंस से रिलेटेड, और एक लेटेस्ट जजमेंट के साथ जो कि भी हाल ही में 7 अगस्त 2023 यानी मेरे बर्थडे से ठीक एक दिन पहले आया है और आपको बहुत कुछ समझाता है। दोस्तों, वैसे तो ये बात मैं आपको पहले भी कई बार समझा चुका हूं। हो सकता है वो वीडियो बहुत पुराना हो, बहुत सारे लोगों ने ना देखा हो, और उसमें मैंने केवल अपनी थॉट व्यक्त करी थी और यहां उसी थॉट पर ये एक लेटेस्ट जजमेंट है। दोस्तों, आप हमेशा कुछ गलती कर जाते हैं और ऐसी गलतियां जब आपके एंड से होती है तो फिर आपको प्रॉब्लम आनी निश्चित होती है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप उसकी भरपाई कर लेंगे, जो हो गया सो हो गया, कैसे भरपाई कर सकते हैं। तो इस मामले को पूरा अच्छे से समझना। 125 सीआरपीसी का केस जो होता है, इसको इमोशन से कभी नहीं लड़ा जाता। जब लिटिगेशन में कोई चीज़ आ जाती है तो कानूनी पहलुओं के अंतर्गत रहते हुए ही आपको किसी भी चीज़ को फाइट करना है। अब दोस्तों, इसके लिए पहले मैं आपको बता देता हूं कि जब आपकी पत्नी आपके घर को छोड़ करके अपने मायके में उसके पेरेंटल होम में चली जाती है तो देखा ही जाता है कि सबसे पहले वो सेक्शन 125 सीआरपीसी का केस करती है। उसका रीजन ये होता है क्योंकि वो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन मिलना होता है, तो वो अपना नुकसान नहीं करना चाहते। और मीनवाइल क्या होता है, आप जब देखते हैं कि आपकी पत्नी चली गई, बच्चे को भी ले गए, और कई बार बच्चे का एडमिशन भी अपने पेरेंटल होम वाली सिटी में ही करवा देती है। आप किसी भी तरह से बच्चे का बुरा नहीं करना चाहते, उसका बुरा नहीं करना चाहते, और आप वॉल्यूंटरीली उसको कुछ पैसे भेज रहे होते हैं कि चलो कोई बात नहीं, वहां पर रह रही है, तब भी आप 15,000 रुपये महीने भेज रहे हैं। बच्चे का एजुकेशन का जो है वो सारा उठा रहे हैं, बच्चे के लिए भी कुछ पैसे भेज रहे हैं, गिफ्ट भेज रहे हैं, सब कुछ भेज रहे हैं। सारी चीज़ ठीक है क्योंकि आपका दिल साफ है, आप भेज रहे हैं, उसका बच्चे से कोई लिंक नहीं है, बच्चे को किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, आपकी सोच में बिल्कुल सही है। लेकिन दोस्तों, बात सारी यह है कि तब तक आप ऐसा करते रहें जब तक वो कोर्ट कचहरी में नहीं आई। लेकिन जिस दिन वो कोर्ट कचहरी के अंदर आ गई, यानी जिस दिन आपको पता चल गया उसने आपके ऊपर 125 सीआरपीसी या किसी और कानून के अंतर्गत मेंटेनेंस का केस अपने और बच्चे की तरफ से फाइल कर दिया है, उस दिन के बाद सारे मॉनेटरी बेनिफिट आप रोक दो। उसका कारण क्या है? उसका कारण यह है कि इन फ्यूचर जब भी कोई ऑर्डर होगा तो वो आपको फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही देना पड़ेगा। वॉलंटरीली आपने चाहे उसको 10 लाख रुपए दे दिए, वो मायने नहीं रखेंगे। आपका जो ऑर्डर होगा अगर वो 2 साल पुराना है तो 2 साल पहले से ही आपको दोबारा से एरियर देना पड़ेगा। तो कई बार ऐसा होता है, हमारी पॉकेट अलाउ नहीं करती कि भाई उतना पैसा तो हम ऑलरेडी उसको दे चुके हैं, अब इतना पैसा फिर से देना है, और अगर आप ये बात कोर्ट को कहते हो तो कहीं पे भी एडजस्ट नहीं होता। अब दोस्तों, इस जजमेंट में क्या था वो मैं आपको समझा देता हूँ। 125 सीआरपीसी का एक केस फाइल हुआ, उसमें एक ऑर्डर हो गया। ऑर्डर के बाद उसमें एरियर बन गए। अब जो टोटल एरियर थे वो 1,20,000 रुपए के थे, जिसके लिए पार्टी ने एग्जीक्यूशन अपनी तरफ से फाइल कर दिया। अब जो हस्बैंड था, हस्बैंड ने कहा कि भाई इन्होंने 1,20,000 का एग्जीक्यूशन फाइल किया, लेकिन मैं ऑलरेडी 2,68,000 रुपए इनको पे कर चुका हूं मेंटेनेंस के। और जो कोर्ट थी, कोर्ट ने वो एग्जीक्यूशन पिटीशन उनकी खारिज कर दी। अब देखिए, उन्होंने रिव्यू पिटीशन डाली। रिव्यू पिटीशन जब डाली तो उसके साथ में एविडेंस भी दिए। बोला कि गलत तरीके से कोर्ट ने इंटरप्रेट कर लिया है। एक्चुअली जो 2,68,000 रुपए हस्बैंड ने पे करे थे वो बच्चे के एजुकेशन के लिए उसने दिए थे, ना कि ये जो मेंटेनेंस ऑर्डर हुआ है इसके एरियर का भुगतान उसने किया था। दैट इज डिफरेंट। अब जब कोर्ट ने वो सारे एविडेंस देखे तो कोर्ट ने वो ये लगा कि हाँ भाई, ये जो एक्सपेंसेस ने 2,68,000 पे किए हैं वो बच्चे के एजुकेशन से रिलेटेड है, बच्चे के वेलफेयर के लिए पे करें, ना कि टुवर्ड्स मेंटेनेंस एरियर पे करें। यानी वो जो पैसा था वो तो आपका अलग काउंट हो गया, और ये जो 1,20,000 रुपए ये आज भी खड़ा है, ये आपको पे करना है। तो दोस्तों, इसी बात पे मैंने आपको पहले भी बहुत बार समझाया, इमोशंस तब तक जब तक चीजें कोर्ट कचहरी में नहीं है। जब चीजें कोर्ट कचहरी में आ गई, इमोशंस रखो साइड में और तरीके से चलो, लीगल एस्पेक्ट्स के अकॉर्डिंग चलो, क्योंकि जिस दिन उसका केस फाइल हो गया उस दिन से उसका और बच्चे का मेंटेनेंस आपके ऊपर लगना ही लगना है, और वो आपको देना ही देना है। अब आपने देखो, 1,20,000 जैसे इस मामले में देखते हैं, 1,20,000 का एरियर था और वो बंदा 2.5 लाख से भी ऊपर दे चुका है, लेकिन कोई कंपनसेशन उसका नहीं, वो तो आपने बच्चे के लिए दिए, ठीक है। और अगर इवन आपने वैसे भी दिए होते, वाइफ को भी दिए होते, तब भी वो मेंटेनेंस में काउंट नहीं होते। तब भी वो ये होता है कि मेंटेनेंस का एरियर तो आज भी खड़ा का खड़ा ही है। तो आप इस बात को समझ लें कि अगर चीजें कोर्ट में आ रही हैं तो फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन ही आपको देना पड़ेगा, चाहे आउट ऑफ द कोर्ट आपने उसे कितना भी पैसा दिया हो। बहुत सारे लोग ये गलतफहमी रख के बैठते हैं, मेरे पास तो रिकॉर्ड है, मेरे पास तो बैंक स्टेटमेंट है, मैंने पैसा दिया था, ये एडजस्ट हो जाएगा। कुछ भी एडजस्ट नहीं होगा। इसका एक ही तरीका है, जैसे आपको पता चलता है आप आउट ऑफ द कोर्ट पैसा देना बंद कर दीजिए। जब कोर्ट से जो भी ऑर्डर होगा फिर कोर्ट के अकॉर्डिंग ही आप दीजिए, बिना कोर्ट के ऑर्डर के आप मत दीजिए। हाँ ठीक है, जब तक कोई केस नहीं है तब तक आप गुड फेथ में जो पैसे देते हैं, जो आप उनके वेलफेयर के लिए करना चाहते हैं कर रहे हैं, ठीक है, तब तक चलेगा, लेकिन उसके बाद बिल्कुल भी नहीं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं आज के इस वीडियो में जो पॉइंट मैं आपको समझाना चाह रहा था वो आपको समझ में आ गया होगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।